आज हम बात करेंगे मोदी 3.0 यानी सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं जीएस सैनी, एक्सपर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर, राजस्थान जीके, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स etc। देखिए, आपको पता है 2014 में मोदी 1.0 सरकार का गठन हुआ। उसके बाद में 2019 में जनता ने पुनः बहुमत दिया, मोदी 2.0 सरकार आई और वर्तमान में मोदी 3.0 सरकार बनी है। इससे पहले 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में देश में चुनाव हुए। 7 चरणों में चुनाव इंपोर्टेंट है। 18वीं लोकसभा के लिए कितने चरणों में चुनाव हुए? 7 चरणों में चुनाव हुए। 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक जो है वो चुनाव हुए और इन चुनाव में जो है जो नतीजे निकल कर आए, उन नतीजों में जो है भाजपा समर्थित एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो गठबंधन है उसने तीसरी बार जो है वो बहुमत प्राप्त किया। जैसा कि आपको पता है 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुए और उन चुनाव में से भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरा और अकेले भाजपा ने 240 सीटें प्राप्त की। उसके अलावा इस मोर्चे के घटक दलों तेलुगु देशम ने जो 16 सीटें प्राप्त की, उसके अलावा जेडीयू जो है जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने अच्छी सीटें प्राप्त की। उसके अलावा शिवसेना भी इसी घटक दल का सदस्य है। कुल मिलाकर जो एनडीए है उसने 292 सीटें प्राप्त की और जिसके कारण जो है मोदी सरकार 3.0 का गठन हुआ। देखिए, इसी प्रकार सबसे जो दूसरा अपोजिट दल है वह इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। मोदी सरकार को घेरने के लिए सभी ने घटक दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया था, जिसमें लेफ्ट मोर्चा, वामपंथी दल भी शामिल थे, समाजवादी पार्टी भी शामिल थे, तृणमूल कांग्रेस भी शामिल थे। सबने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया। लेकिन चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए उसमें कांग्रेस ने 99 सीटें प्राप्त की। वहीं समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में विशेषकर जिसका प्रभाव है, वर्तमान में अखिलेश यादव जिसके नेतृत्व कर रहे हैं, और उस पार्टी ने भी अच्छी सीटें प्राप्त की। और जो पश्चिम बंगाल की सीएम है तृणमूल कांग्रेस, जहां जो है ममता तृणमूल कांग्रेस की सीएम है, तृणमूल कांग्रेस ने भी सीटें प्राप्त की इसमें। परंतु आपको ध्यान में रखना है कि कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त की और जो इंडिया गठबंधन था वह 233 कुल सीटों पे ही रुक गया। एक बात ये भी ध्यान रखनी साथियों कि कांग्रेस समर्थित जो पहले 2 सरकार रही हैं 2004 और 2009 में, उसमें इस अलायंस का नाम यूपीए गठबंधन था, यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव जो अलायंस है वह था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब इसका इंडिया गठबंधन नाम हो गया और इसमें समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें प्राप्त की और तृणमूल कांग्रेस ने तीसरा सबसे बड़ी पार्टी थी इस घटक दल की 29 सीटें प्राप्त की। राजस्थान में भी 25 सीटों में से इस गठबंधन ने 11 सीटें प्राप्त की, जबकि 14 सीटें जो है वह अकेली भाजपा के खाते में आई।
तो इस प्रकार मोदी 3-0 कैबिनेट का गठन हुआ। अब देखिए मोदी 3-0 जो कैबिनेट बनी उसमें अपने मंत्री परिषद का जो गठन होता है उसके संवैधानिक रेफरेंस देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 यह कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति करता है। देखिए मंत्रियों की नियुक्ति, उनके विभागों का वितरण, उनसे इस्तीफा लेना सैद्धांतिक रूप से जो है वह राष्ट्रपति द्वारा संपन्न होते हैं, लेकिन उसके पीछे व्यवहारिक रूप से जो सलाह होती है वह भारत के प्रधानमंत्री की होती है। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कई बार यह क्वेश्चन आता है कि कौन सी शासन व्यवस्था है जिसमें मंत्री परिषद एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। यानी इसका तात्पर्य यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में। संसदीय शासन व्यवस्था हमारी जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था की प्रतिलिपि है, यानी ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ग्रहण की है और जिसका तात्पर्य यह होता है कि कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से होता है और व्यवस्थापिका का विश्वास को देने पे कार्यपालिका का पतन हो जाता है। तो इसीलिए इस शासन व्यवस्था में विधायिका में किसी एक मंत्री के प्रस्ताव के पराजित होने का मतलब है समस्त मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें अगर किसी एक मंत्री के प्रस्ताव अगर पराजित हो जाता है तो समस्त जो मंत्री परिषद जो है वो अपना इस्तीफा दे देता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरी बात, एक क्वेश्चन परंपरागत रूप से विगत वर्षों में ये पूछा जा रहा है कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो साथियों ये आने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन छपने वाला है कि मंत्री परिषद में मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 91वां संविधान संशोधन 1991वां संविधान संशोधन 2003 में जो पारित हुआ उसके अनुसार मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या है वह तय कर दी गई है, संवैधानिक बाध्यता हो गई है। यानी राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर जो निम्न सदन है अर्थात विधानसभा और लोकसभा उनकी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों शामिल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए राजस्थान में एक सदस्यीय व्यवस्थापिका विधानसभा और उसका निम्न सदन भी विधानसभा है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, तो 200 का 15% बराबर 30, अर्थात राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 सदस्य मंत्री परिषद के जो सदस्य हिस्सा हो सकते हैं। वर्तमान में भजनलाल शर्मा जो हैं वह राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और आज की तारीख में भजनलाल शर्मा समेत 24 मंत्री जो हैं मंत्री परिषद के सदस्य हैं। इसी प्रकार देखिए मोदी 3-0 में भी इस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया गया है और जो लोकसभा है देखिए निम्न सदन यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार निम्न सदन के 15% से अधिक नहीं हो सकते। तो निम्न सदन में केंद्र में कौन है, तो ये आपका जवाब होगा लोकसभा। लोकसभा का गठन जो संविधान अनुच्छेद 81 के अनुसार ये कहा गया कि देश के लिए निम्न सदन होगा जिसका नाम लोकसभा होगा। तो लोकसभा के गठन का जो संवैधानिक उपबंध है वो आर्टिकल 81 है। उसके अनुसार लोकसभा में जनसंख्या के अनुसार अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। एक क्वेश्चन साथ में पूछा जा सकता है कि भारत के लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं। अभी इस चुनाव तक 545 सदस्य थे, परंतु मोदी 2-0 सरकार ने संवैधानिक प्रोसेस की पालना करते हुए दो जो एंग्लो इंडियन सदस्य चुने जाते थे उनका कोटा समाप्त कर दिया गया है। तो 543 सदस्यों के लिए जो है
वो 18वीं लोकसभा में चुनाव हुए। तो